आज हम महासागरीय निक्षेप के बारे में अध्ययन करेंगे। साधारण शब्दों में महासागरीय नितल पर अवसादों के जमाव को महासागरीय निक्षेप कहते हैं। महासागरीय निक्षेप के अंतर्गत केवल उन निक्षेपों का ही अध्ययन किया जाता है जो असंगठित अवसाद के रूप में होते हैं, ना कि शेल रूप में। अर्थात जो अवसादों के जमाव से जो बन रहे हैं उन्हीं चीज़ों का महासागरीय निक्षेप में अध्ययन किया जाता है, ना कि जो चट्टानें हैं उनका। जो ये महासागरीय निक्षेप हैं ये पदार्थ कई प्रकार के होते हैं और कई स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ये पदार्थ धरातलीय भाग के अपरदन से प्राप्त अवसाद जो नदियों, पवन इत्यादि द्वारा सागर में लाए जाते हैं। ज्वालामुखी के उद्भेदन के समय कुछ अवसाद प्राप्त होते हैं। इसके अलावा महासागर में मिलने वाले जो जीव हैं, वनस्पति हैं, उनके अवशेष भी अवसादों के रूप में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से महासागरीय निक्षेप के अध्ययन में अवसादों के प्राप्ति स्थल, उनका जो स्वभाव है, वो महासागरों में उनके परिवहन तथा उनके क्षैतिज एवं लंबवत वितरण को ध्यान में रखा जाता है। महासागरीय निक्षेप के क्षेत्र में कई विद्वानों ने काम किया, जिनमें मरे और रेनाल्ड ने सराहनीय प्रयास किए। तो महासागरीय निक्षेपों का जब वर्गीकरण करते हैं तो स्रोत एवं वर्गीकरण। स्रोत को 3 भागों में बांटते हैं, मुख्य रूप से स्थलीय या भूमि स्रोत, ज्वालामुखी का उद्भेदन तथा सागरीय जीव एवं वनस्पतियाँ। महासागरीय तली के जो निक्षेप हैं, निक्षेपों का उनके स्रोत के आधार पर इस प्रकार वर्गीकरण कर सकते हैं। स्थलीय या भूमिज निक्षेप। स्थलीय और भूमिज निक्षेप के अंतर्गत बजरी, रेत, सिल्ट, क्ले और पंख अर्थात मृति, पंख मड में विभाजन किया जाता है। इसके बाद में ज्वालामुखी पदार्थ तथा निक्षेप, जैविक पदार्थ तथा निक्षेप। जैविक पदार्थों को 2 भागों में बांटते हैं, नेरेटिक और पेलेजिक निक्षेप। और चौथा अजैविक अर्थात अकार्बनिक पदार्थ तथा निक्षेप, जिनमें लाल मृत्तिका और उल्का धूलि प्रमुख हैं। अब हम बात करते हैं स्थलीय या भूमिज पदार्थ। स्थलीय या भूमिज जो पदार्थ हैं वो धरातलीय भाग पर जो अपक्षय की क्रिया होती है उसके कारण चट्टानों का विघटन तथा वियोजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चट्टानें बड़े बड़े टुकड़ों में बिखर जाती है और इन्हें ही भूमिज पदार्थ कहा जाता है। जो अपरदन के जो कारक हैं, जिनमें मुख्य रूप से नदी और पवन है, वो इन पदार्थों को बहाकर समुद्र में जमा करना प्रारंभ कर देते हैं। और चूँकि जो ये पदार्थ हैं अपक्षय के कारण जो विघटन और वियोजन हुआ, इन पदार्थों का आकार में भिन्नता होती है। तो जब इनका सागर में निक्षेपण होता है तो उसमें श्रेणीकरण मिलता है, अर्थात बड़े बड़े जो पदार्थ हैं वो तट के पास जमा होते हैं और छोटे जो पदार्थ हैं वो सागर की ओर जाने पर आगे की ओर जमा होते हैं। अर्थात तट से सागर की ओर इन पदार्थों का आकार घटता जाता है और सुदूर सागरीय भाग में जाने पर ये जल के साथ घोल के रूप में लटके रहते हैं। कणों के आधार, उनकी बनावट तथा रासायनिक संगठन के आधार पर भूमिज पदार्थों को बजरी, रेत और पंख 3 प्रकार में विभाजित करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं बजरी। बजरी के अंतर्गत कणों का आकार 2 से 256 mm व्यास वाला होता है। बजरी के कणों के आकार में भी पर्याप्त श्रेणीकरण होता है और इसे विभिन्न नामों से जानते हैं। जैसे 256 mm से अधिक व्यास वाले टुकड़े को गोलाश्म अर्थात बोल्डर कहते हैं। 64 से 256 mm व्यास वाला जो कण होता है उसको कोबल अर्थात गोलाश्मिका कहते हैं। और 4 से 63 mm व्यास वाला कण कहते हैं उसको पेबल या गुटिका कहते हैं। और 2 से 3 mm व्यास वाले कणों को कणिका या ग्रेनुअल करते हैं। ये जो पदार्थ हैं वो इतने बड़े होते हैं कि इनका निक्षेप सागर तट के पास मगन तट पर होता है और पुनः विघटन के कारण जब इन पदार्थों का पुनः विघटन होता है तो इनका आकार छोटा होता रहता है और इन पदार्थों को सागर में मुख्य रूप से नदियों द्वारा लाया जाता है। इसके बाद में रेत।
सैंड। 1 mm से 1/16 mm व्यास वाले कणों को रेत कहते हैं। और कणों के आकार के आधार पर रेत को 5 भागों में बांटते हैं अत्यधिक, जैसे अत्यधिक मोटी रेत, मध्यम रेत, बारीक रेत और अत्यधिक बारीक रेत। जो रेत का निर्माण है वो भी सागरीय भाग में धरातलीय जो चट्टानें हैं उनके विघटन और वियोजन से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, जो कि सागरीय भागों में नदियों और पवन द्वारा लाकर जमा करते हैं, उनसे होता है। सागर में स्थित जो गोलाश्म और गुटिका है उनके भी विघटन के कारण रेत का निर्माण होता है। रेत के जमाव में सागर तल से सागर की ओर कणों का आकार बारीक होता जाता है। सिल्ट 1/17 से 1/256 mm वाले व्यास वाले कणों को सिल्ट करते हैं, अर्थात इनका आकार जो है वो अत्यधिक बारीक होता है। तो 1/257 से 1/8192 व्यास वाले कणों को मृत्तिका कहते हैं, क्ले कहते हैं। और पंख के कण, मड जो पंख है उसके कण मृत्तिका से भी छोटे होते हैं। और जो मृत्तिका है वो एक संयोजक तत्व है, सीमेंटिंग एलिमेंट है। इन पदार्थों का जो निर्माण है धरातल पर विघटन के कारण होता है तथा नदियाँ इन पदार्थों का परिवहन करके सागर में निक्षेपित कर देती हैं। मृत्तिका तथा पंख का जो निक्षेप हुआ शांत जल में होता है। इसी कारण इनका जमाव 100 से 1000 पैदम की गहराई तक मिलते हैं। जो मरे नामक विद्वान ने पंख को रंग के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया। सर्वप्रथम नीली पंख लोहे के सल्फाइड तथा जैविक तत्वों से युक्त चट्टानों के विघटन से प्राप्त पदार्थों से इसका निर्माण होता है। ये प्राय जलमग्न तट पर गहरे भागों में मिलती है और इसका जो वास्तविक रंग है वो नीलापन लिए हुए काला होता है। जो नीली पंख होती है इसमें चूने का अंश 35% होता है। अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, आर्कटिक सागर तथा बंद सागरों में नीली पंख का निक्षेप अधिक मात्रा में मिलता है। नीली पंख के संघटक पदार्थों की बात करें तो इसमें 35% चूने का अंश होता है। इसका वास्तविक रंग नीलापन लिए हुए काला होता है और ये मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर, रोम सागर, आर्कटिक सागर तथा बंद सागरों में नीली पंख का निक्षेप अधिक मिलता है। लाल पंख लोहे के ऑक्साइड से युक्त चट्टानों के विघटन से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं के जमाव से लाल पंख का निर्माण होता है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का प्रतिशत 32% होता है और इसका जमाव नीली पंख की तुलना में कम मिलता है। इसके निक्षेप मुख्य रूप से येलो सी, ब्राज़ील तट के पास तथा अटलांटिक महासागर के नितल पर मिलते हैं। हरी पंख ग्रीन मड, नीली जो पंख है उसके सागरीय रासायनिक अपक्षय के कारण रंग परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हरी पंख का निर्माण होता है और इसमें पोटेशियम का सिलिकेट तथा लोहा मिलता है। लोहे का अंश ग्लाइकोनाइड 7 से 8% तक पाया जाता है तथा पोटास 7% और चूने का अंश लगभग 50% होता है। इसका जमाव उन सागरीय भागों में मिलता है जहाँ पर नदियों का जल नहीं आ पाता, जैसे उत्तरी अमेरिका के प्रशांत तथा अटलांटिक तटों के पास, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी अफ्रीका के तटों के पास हरी पंख 100 से 900 पैदम की गहराई के बीच में पाई जाती है। ज्वालामुखी पदार्थ से प्राप्त पदार्थों का निक्षेपण सागर में 2 स्रोतों से होता है। प्रथम धरातलीय भाग पर ज्वालामुखी के उद्गार से प्राप्त पदार्थों में विघटन होने से उनका आकार बारीक हो जाता है और पवन द्वारा उड़ाकर सागर में ला जाते हैं और वर्षा का जल भी इन्हें नदियों के सारे सागर तक पहुंचाता है। दूसरा, महासागरों के अंतर्गत ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण ज्वालामुखी पदार्थ सीधे सागर में जमा हो जाते हैं। सागर के किनारे पर बड़े कणों वाले ज्वालामुखी पदार्थ मिलते हैं जिन्हें ज्वालामुखी रेत कहा जाता है। ज्वालामुखी का जमाव नीली पंख के समान होता है तथा इनका रंग भूरा और काला होता है।